आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने स्मोकिंग वर्सेस ड्रिंकिंग पे लेक्चर लिया था। ये कंपैरिजन सीरीज है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन दोनों पर्सनैलिटीज, चीजों, जिसको भी आपको कंपेयर करना मुझे आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आज हम अकबर और औरंगजेब को कंपेयर करेंगे। स्मोकिंग वर्सेस ड्रिंकिंग में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो अकबर वर्सेस औरंगजेब दोनों को, और इससे आपकी हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी, आपका सब तैयार। जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है ही, आंसर राइटिंग भी। मैं काफी कुछ आपको बताने वाला हूं कि आखिर अकबर और औरंगजेब में कौन बाजी मारता है। बहुत ही दो इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य के, समझिए कि हम कह सकते हैं कि अगर मुगलों की बात करें तो दो नगीन है, क्योंकि भाई मुगल्स में भाई अकबर और औरंगजेब की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। औरंगजेब की बात करें तो महाराज शिवाजी ने उनकी बैंड बजा दी थी, बुरी हालत कर दी थी, बहुत पकड़ पकड़ के मारा था। अकबर के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ था। अकबर की जो पॉलिसीज है वो कैसी थी, काफी लिबरल पॉलिसी मानी जाती है। औरंगजेब की काफी कट्टर पॉलिसी मानी जाती है। मिलिट्री चाहती थी कि औरंगजेब आए, दारा शिकोह ना आए। तो हम सब बात करेंगे, पूरा मतलब कच्चा चिट्ठा खोल के रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर के बारे में हम बात करते हैं और फिर औरंगजेब पैरेलली हम देखेंगे, ठीक है। तो अकबर का जो जन्म था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था, हम सबको पता है, ठीक है। हमीदा बेगम और हुमायूं का बेटा था, ठीक है। हमीदा बेगम का भाई हिंदाल मिर्जा। और आप समझिए कि जो हिंदाल था, है ना, वो मतलब एक तरीके से अकबर का बड़ा अच्छा साथी था। अब देखिए, अगर हम पूरे मुगल एम्पायर की ही बात करते हैं तो 1526 में, 1526 में मुगलों का आगमन जो है वो होता है ना। ये हमने बताया भी था। भाई इधर सेंट्रल इंडिया में प्रॉब्लम चल रही थी, उज़्बेक सफाविद आपस में भिड़े हुए थे, भगा दिया बाबर को। तो बाबर भारत आया 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। कम से कम 100 लेक्चर्स मैंने लिए हैं दोस्तों, नहीं 150 लेक्चर्स। बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या वो रीजंस थे कि मुगल्स भारत में आए। सब कुछ मैंने बताया है, इस्लामिक इन्वेजन के बारे में, एवरीथिंग। तो प्लीज आप उनको देख लीजिएगा, हम उसकी बात आज नहीं करेंगे। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुई, क्योंकि भाई इससे पहले कौन था, लोदीज। अब अगर लोदीज की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठा हुआ था कि 1517 में आया कि ऐसी की तैसी, मैं तो भाई राजा हूं। और उसके बाद उनके अंदर के लोगों ने रिबेल कर दी, चचा जान नहीं बुलाया बाबर को कि आ जाओ। लेकिन बाबर कभी भारत में रहने नहीं आया था। यस, उसके मोटिव्स क्लियर थे, है ना। 1530 में हम सबको पता है कि बाबर गए। बाबर ने बोला, हुमायूं को बहुत प्यार करता था, तो बाबर ने प्रे किया कि या खुदा प्लीज मुझे उठा लो, मेरी उसकी सारी बीमारी मुझे दे दो और मेरी बीमारी मतलब वो ठीक हो जाए। तो भगवान की सुन ली, हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बुखार से मर गया, बीमारी से मर गया। अब उसके बाद हुमायूं एक नर्म दिल राजा था भाई। जहां बाबर भाई 15 साल की उम्र में बाबर युद्ध लड़ रहा था, हुमायूं एक नर्म दिल राजा। हुमायूं ज्यादा उसका बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, लोगों ने रिबेल किया। 1540 में 2 बैटल हुई, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। शेर शाह सूरी ने हरा दिया, हुमायूं भागे फिर, है ना। अब भागते भागते फिर वही है कि 1500 इसी दौरान 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अब देखिए, जब अकबर जो है जब जन्म हुआ तो मुगल्स खत्म, ऐसा बोला था कि मुगल्स कभी जिंदगी में वापस आएंगे नहीं, गए ये। शेर शाह सूरी जो है उसने आधिपत्यता, जो सूर एम्पायर है उसने आधिपत्यता जमा ली थी। लेकिन पासा पलटता है। 1554 के करीब हुमायूं की वापसी होती, जब शेर शाह सूरी का देहांत हुआ 1545 में, ठीक है। पोलो खेलते खेलते गया वो, चौगन उस समय बोला जाता था। तब वापसी होती हुमायूं की। लेकिन बेटा उस समय हेमू विक्रमादित्य, वाह क्या बात है, सूर एम्पायर का सेनापति हेमू विक्रमादित्य के बारे में बोला जाता है कि एक बहुत ही मतलब हिस्टोरियंस डिवाइडेड है कि कौन था। अभी कुछ कहते हैं ऑफिसर रैंक तक उभरा लेकिन सब्जियां बेचता था, कुछ कहते हैं जासूस था, कुछ कहते हैं आम इंसान था। लेकिन जो भी था, हेमू विक्रमादित्य ने बैंड बजा दी थी दोस्तों। पूरा सूर एम्पायर इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में। और मुगल्स खाली बस नाम सुनते थे हेमू विक्रमादित्य और उनके पैजामे गीले हो जाते थे, इतनी बुरी हालत थी। तो जब हुमायूं आया यहां पे, तो उस समय हेमू विक्रमादित्य के पास पूरा दिल्ली था, पूरा का पूरा। अब समझिए कि उस समय कितने साल का था, मात्र 13 साल का अकबर। अब 1555 की बात है, हुमायूं की भी मौत हो गई, फर्जी में मर गया, वो सीढ़ियों से उतर रहा था, गिर गया, मर गया, फर्जी मौत। फिर आप देखते हैं 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है ना। अब जब ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई,
उसमें देखिए अकबर तो लड़ा नहीं, अकबर का जो रीजेंट था बैरम खान, ठीक है, वो लड़ा इसकी जगह। लेकिन मैंने बताया इससे पहले हेमू का इतना दबदबा था दोस्तों, मैंने पूरा समझाया, आप देखिएगा हेमू की बायोग्राफी सब, कि जहां हेमू जाता था हालत खराब हो जाती थी। कैसे हालत खराब हो जाती थी भैया? दिल्ली में लड़ने नहीं आए डर के मारे। आगरा में जो बैटल हुई उसमें बोला कि बाप रे हेमू और भागो, सारी बैटल जीती। अब यहां पे प्रॉब्लम यह हुई कि जब ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत शुरू हुई, हेमू जीत रहा था, कोई ताकत हेमू को नहीं हरा सकती थी, लेकिन बस वही है, एक बदकिस्मत तीर हेमू की आंख में आके लगा और हेमू गिर गया, लीडर गिरा, मोराल डाउन पूरी की पूरी आर्मी का। और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हम ये देखते हैं कि अकबर ने जीती। वैसे अकबर इसमें लड़ा नहीं था, अकबर किसी भी बैटल में डायरेक्टली नहीं लड़ता था, मैं भी आपको बता दूं। अकबर की जगह उसके सेनापति जाते थे। अकबर की डिप्लोमेसी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। वो लड़ता नहीं था, वो कहता था अरे यार लड़ाई लड़ाई माफ करो, बैठो यार, क्या लड़ने में रखा हुआ है, शादी करवा दो ना सबसे बढ़िया, या तुम अपना एरिया रखो। मैरिटल अलायंस अकबर ने बहुत की है, ठीक है। तब जाके 1556 में अकबर का रूल हुआ। अब देखिए हुमायूं क्या कहता था, हुमायूं ये कहता था कि हम भारत में रहने तो आए नहीं है, अकबर ने बोला कि हम भारत में रहेंगे, बस जो करना है कर लो। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। कैसे चैलेंजेस? नॉर्थ इंडिया अभी अकबर के पास था नहीं, अभी तो आए हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा। सेंट्रल इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, नॉर्थ और वेस्टर्न में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब अकबर जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब हुआ। तो अकबर जो है अपनी मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाना जाता था और एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता था, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। अब ड्यूरिंग हिज रिग्स अकबर एक्सपैंडेड द मुगल एम्पायर, इन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया। अभी मैं एक एक चीज आपको बता दूंगा। बहुत सारी टेरिटरीज नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसने जीती और इसने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। भाई मनसबदारी सिस्टम, आज का जो सिविल सर्विसेज है, कोतवाल जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है, वो काफी हद तक अकबर के ही उधर से लिया। सिविल सिस्टम भाई, मनसबदारी जो है, मनसब मतलब रैंक, ठीक है, मनसब रैंक 3300 ऐसी पोस्ट, कुछ कुल 33 ऐसी पोस्ट थी, ठीक है। तो वो रैंक, वो घोड़े के, दो एस्पा आपने सुना होगा, ठीक है, वो घोड़े के हिसाब से कौन कौन कितने घोड़े कितने सवार, उस हिसाब से वो रैंक जो है वो दी जाती थी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई दहसाला सिस्टम लेके आया ये, इसने लैंड्स को डिवाइड किया कि कौन सा फर्टाइल है कौन से नहीं है, और उस हिसाब से हम टैक्स लेंगे। 1/3 बेसिकली टैक्स लिया जाता था। काफी ऐसे सिस्टम, भाई जो राजा तोदरमल, इसके नवरत्न में जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर, दिमाग तो उन्हीं का चलता था। अकबर की सबसे बड़ी खासियत है कुछ करता ही नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, वो खाली लोगों को रिक्रूट करता था, जो बढ़िया है। और आपको जान के एक और चीज हैरानी होगी कि अकबर के जो उसकी इनर कैबिनेट थे उसमें हिंदू बहुत ज्यादा थे, और ये औरंगजेब और अकबर में हमको सिमिलैरिटी मिलती है। औरंगजेब के में भी 1980s के बाद हिंदुओं की संख्या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब रहा। तो भाई इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ी, तो भाई मनसबदारी सिस्टम जो इनका बहुत बढ़िया था। अब मनसब में एक तरीके से मेरिटोक्रेसी थी, आप काबिल हो आप आ जाओ, तो अकबर ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया। फिर रिलीजियस टॉलरेंस, भाई दीन इलाही एक ऐसा धर्म जो सबको एक में ही सम्मिलित करेगा, कोई इस्लाम नहीं कोई हिंदू नहीं, आ जाओ। एक सेपरेट एक स्कॉलर था अकबर और औरंगजेब में, सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि औरंगजेब अनपढ़ था, गंवार था, उसको कुछ नहीं पता था, ठीक है। लेकिन जो अकबर है, ठीक है, माइक में थोड़ा सा इश्यू आ गया था, तो मैं कह रहा था कि औरंगजेब जो है वो अनपढ़ गंवार था, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। बट अकबर ही वॉज क्वालिफाइड, ठीक है। अकबर एक पढ़ा लिखा इंसान था और अकबर ने पूरा एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ही बना दिया था। जितना इतिहास अकबर के समय लिखा गया है और रिकॉर्डेड है, उतना शायद ही कोई राजा के समय है। तो बहुत ज्यादा इतिहास हमको अकबर के समय देखने को मिलता है। और आर्ट्स का भी भाई अकबर, भाई पूरी की पूरा शहर ही बसा दिया था, फतेहपुर सीकरी, तो आर्ट्स का भी काफी एक बहुत बड़ा पैट्रोन था। और नंबर ऑफ स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज इसने पूरे एम्पायर में स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। रिलीजन और फिलोसफी में बहुत ज्यादा, जैसा कि हमने बताया, खुद भी बहुत पढ़ता था, दीन इलाही नया रिलीजन। और इसने काफी टैक्सेस भी एबॉलिश कर दिए थे, ठीक है, जो हिंदुओं पे लगाए जाते थे, जजिया हो गया, ज़कात हो गया, और वो औरंगजेब ने वापस रीइंपोज कर दिए। देखिए अकबर अकबर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया था, अकबर भी बहुत कट्टर था। मैं आपको बता दूं कि अकबर का एक पेट्रॉन था, फॉस्टर ब्रदर था, सॉरी, आजम खान। लड़ाई हो गई थी 1566 में, उसको छत से नीचे फेंक दिया और घसीटते हुए ले गया था। जब चित्तौड़ पे चढ़ाई करने गया तो अकबर ने 30,000 से ज्यादा लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अकबर बहुत लिबरल, ये भी भैया देखो एक राजा था और राजा अपने हिसाब से चलता था, वो
जिस तरीके से बताया जाता है कि अकबर बहुत ही लिबरल, ये वो नहीं, बट हां औरों के मुकाबले काफी अकबर रिलीजियस टॉलरेंट था। और ये बात भी सही है, ठीक है, कि अकबर ने काफी हद तक चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, ये भी बात सही है ना। भाई देखो जो सही है वो बोलना चाहिए, ये चीज है। फिर उसके बाद अकबर जो है, उसका बेटा था जहांगीर। 1605 में अकबर का देहांत हुआ और इसी दौरान दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि मुगल्स और सिखों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो गई थी। अब ये मिलिट्री कैंपेन्स हम देख सकते हैं। अब मिलिट्री इनोवेशंस की बात करें, ये मैं आपको बता दूं कि अकबर ने बहुत जबरदस्त मिलिट्री इनोवेशंस यूज किए। गन पाउडर को एक अलग ही लेवल पे ले गया और उसने अपने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना। सवार्स, अशपा, ये सारे सिस्टम्स जो मनसबदारी में ये लेके आया, तो इसके मिलिट्री जो है वो बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज हुई और इसने काफी मिलिट्री कैंपेन्स, सबसे पहले इसने नॉर्थ इंडिया के लिए स्ट्रगल छेड़ी। देखिए अकबर आ तो गया था, बट नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत सारे रूलर्स थे जो अकबर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। तो अकबर ने धीमे धीमे अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करके नॉर्थ इंडिया में, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे औरंगजेब भी समझाना है, तो ये मैंने इसमें पूरा एक सेपरेट, ये मैंने पिछले लेक्चर्स की जो मैंने किए अकबर से रिलेटेड, तो उसी की ही ये पीपीटी का स्क्रीनशॉट है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आपको दे रहा हूं। सेंट्रल इंडिया स्पेशली मालवा। अब जैसे अभी नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो अकबर का भाई सिंपल ये था, सुजरेनिटी हमारी एक्सेप्ट करो, ठीक है, हमारी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो हम आके अटैक करेंगे, तुमको हरा देंगे, और अगर तुमको हमने हराया तो चीजें वैसे ही हमारे पास हो जाएंगी। लेकिन अकबर की एक बहुत बड़ी खास बात थी कि अकबर जो है वो अगर किसी को हराता भी था ना तो उसको खत्म नहीं करता था। अब जैसे क्या हुआ कि जब कुछ राजपूताना स्टेट में जब अकबर ने हराया, ठीक है, तो वहां पे उसने क्या किया कि उसी के ही कोई रिलेटिव को रूल करने दिया। बोला कि भाई देखो हमको साल में इतने पैसे देते ना, हमको टैक्स देते ना, बाकी रूल तुम करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिप्लोमेसी में अकबर बहुत ज्यादा आगे था, ठीक है भाई। 1576 की अगर हम बात करते हैं तो 1576 में जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी, तो उसमें राजा मान सिंह, अकबर लड़का रहा तो राजा मान सिंह लड़ रहे थे महाराणा प्रताप से, है कि नहीं। तो ये हिसाब किताब था। सेंट्रल इंडिया में भी ये एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ, ठीक है। राजपुताना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए अकबर को राजस्थान जीतना था और वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जीतना था? क्योंकि जो ट्रेड था वो मेवाड़ से होते हुए गुजरता था उस समय। राजपुताना आज का पूरा राजस्थान, उसकी कैपिटल और कुछ एरिया गुजरात के भी, तो गुजरात एक पोर्ट सिटी था और गुजरात बहुत ही ज्यादा जरूरी था ट्रेड के लिए। लेकिन ये आगरा से जो रास्ता जाता था ये मेवाड़ होते हुए जाता था, लेकिन मेवाड़ में तो भैया राजा उदय सिंह बैठे थे, और राजा उदय सिंह वही राणा सांगा वाले, उन्होंने बोला कि ऐसा है हम झुकेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, सीधा उन्होंने बोल दिया था। और ये राइवलरी बाबर के समय में ही चलती है। राणा सांगा ने जब बैंड बजा दी थी बाबर की, तो राजा उदय सिंह ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो करना है कर लो, उखाड़ना है उखाड़ लो। और भैया राजपूत के जो किले थे उनको वैसे भी जीतना नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था। तो 1568 की बात है, अकबर ने बोला, अकबर ने बताया नहीं, बोला कि मैं तो खाली शिकार करने जा रहा हूं, निकला। लेकिन जब पता चला तो भाई सीज, इसने क्या हुआ ना, घेरा डाल दिया। अब देखिए किला जो ऐसा होता था राजपूतों का कि बहुत मुश्किल होता था कि उसको आप कैप्चर कर पाए, राइट, आप कैप्चर ही नहीं कर पाते। राजा उदय सिंह, देखिए उनको पता था कि दिक्कतें ज्यादा हैं, तो इसीलिए अभी मुझे फिलहाल के लिए जिंदा रहना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। सबने यही बोला कि आप जाइए। 4 महीने तक सीज चली और उसके बाद फिर अकबर ने बोला बहुत हुआ, डायरेक्ट युद्ध हुआ। मेवाड़ जो है एक तरीके से भाई अकबर, क्योंकि पूरा का पूरा राजपुताना जो वो अकबर के, मतलब क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो रूलर थे उन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी अकबर की, लेकिन वो राजा उदय सिंह ने रेजिस्ट किया और ये दुश्मनी चलती रही महाराणा प्रताप तक। महाराणा प्रताप ने तो बहुत मारा, इतना मारा अकबर को, बोला कि मतलब आ जाओ लड़ लो, क्या कर लोगे तुम। 1576 में फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी जब हुई, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में वही बता रहे हैं कि ये अभी तक का भारत के इतिहास में सबसे भीषण युद्ध माना जाता। भले ही 4 घंटे चला, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें हुई। और फिर जो चेतक की कहानी वो हम सभी को पता है। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई और महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही जबरदस्त रूलर थे। इनफैक्ट अकबर भी, ऐसा बोला जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मौत हुई थी तो अकबर भी रोया था, ठीक है। देन उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में भी देखिए अकबर को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से बहुत बड़ा खतरा था। फॉरेन रिलेशंस उस समय भैया सब अच्छे बनाते ही थे, तो सफाविद्स और उज़्बेक्स ये आपस में लड़ते रहते थे। और उज़्बेक्स जो है, जैसे जब बहुत सारी ट्राइब थी, उसमें स्वात ट्राइब थी, यूसुफजाई ट्राइब थी, तो ये सब ट्राइब जो थी ना वो अकबर को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो यहां पे एक तरीके से डील की थी यहां पे कि देखिए हम आपके मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बदले में आपको क्या करना है, ये जो ट्राइब्स है ना इनसे आपको हमको बचाना है, आप इनको कंट्रोल में रखिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल
जो सबसे अच्छे दोस्त भी थे अकबर के, वो बैटल ऑफ यूसुफजाई 1586 में ही तो वो उनकी मौत हुई थी, ये हिसाब किताब है। तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में जब ये हुआ तो उसके बाद फिर अकबर गया, ठीक है, और चीजों को ठीक किया। और उसके बाद फिर साउथ में अकबर बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया था, ठीक है, साउथ में औरंगजेब ने किया, ये हिसाब किताब। डेक्कन में, सेंट्रल एशिया में गया, गोलकोंडा में भी इसने कॉन्क्वेस्ट हासिल की, ये गया। लेकिन ऑल ओवर आप देखें तो ये रिलीजियसली टॉलरेंस था। अब अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब एकदम उल्टा था। औरंगजेब जो है वो बहुत ही ज्यादा कट्टर था, बहुत ज्यादा कट्टरता में उसका नाम था। जहां अकबर जो है वो हुमायूं का आंखों का तारा था, औरंगजेब अपने पिताजी की आंख का नासूर था। औरंगजेब देखो शाहजहां का बेटा था, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। भाई सबसे ऐसी क्रोनोलॉजी है ना, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और उसके बाद हमको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है यही 6 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की, कहां चला गया ये, ठीक है, तो ये शाहजहां का बेटा था। अब जो शाहजहां थे भैया वो तो आर्ट एंड कल्चर के दीवाने, लिटरेचर। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो 2 लोग बड़े फेमस होते थे, एक जो पढ़ने में अच्छे होते हैं और एक जो बहुत बड़े गुंडे टाइप के होते हैं, जिनका वर्चस्व होता है। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो गुंडागर्दी से, ओ नो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लड़ाई करनी है, मैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से लोगों को कन्विंस करूंगा। लेकिन जो गुंडे होते थे कि मैं तो मारधार से लोगों को वो करूंगा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वैसे टोटल 6 बच्चे थे, ठीक है, 2 बेटियां थी और 4 लड़के थे। तो दारा शिकोह जो था वो सबसे बड़ा बेटा था और औरंगजेब जो है वो सबसे छोटा था, ठीक है। और शाह शुजा और मुराद बख्श ये भी थे। अब दारा शिकोह भैया बड़ी मिन्नतों के बाद शाहजहां को मिला। तो दारा शिकोह को कहते ना कि ऐसे पाला शाहजहां ने, मतलब कि हर जगह मेरा बेटा दारा कहां है, उसको बुलाओ, वही चीजें सॉल्व कराएगा। दारा शिकोह भाई गजब इंसान, सेक्युलर, हाईली क्वालिफाइड, मतलब जो कहते हैं ना कि प्रोफेसर, ठीक है, आर्टिस्ट, पूरा थियोलॉजिस्ट, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। शाहजहां ने सब बड़े बड़े लोगों को बोला कि भैया तुम इसको पढ़ाओ जितना हो सके। दारा शिकोह की एक हाथ में कुरान रहती थी और एक हाथ में गीता रहती थी। वो इतना ज्यादा सेक्युलर था, है ना। उसने सूफियों से भी सीखा, संतों से भी सीखा। तो शाहजहां की आंख का तारा हर जगह। अरे दारा शिकोह, औरंगजेब भाग यहां से, दोबारा दिखना नहीं यहां पे, क्या है तुमको एक बोला था ना, प्रोजेक्ट दिया था तुमको कहा था वो बल्ख जीत के आओ, तुमको बोला था डेक्कन जीत के आओ, जीते तुम? नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? तो ऐसे रिलेशन थे कुछ शाहजहां से। औरंगजेब बिल्कुल भी पारिवारिक इंसान था ही नहीं, क्योंकि उसको ना ही परिवार से प्यार मिला। लेकिन वही कहते हैं ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, लेकिन गैरों ने हमको प्यार बहुत दिया। औरंगजेब को बाहरी लोगों ने प्यार दिया। औरंगजेब के साथ मिलिट्री थी। औरंगजेब को बहुत ही कम उम्र में ही भेज दिया गया कि बेटा तुम बाहर ही रहो, तुम्हारे लक्षण तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण हमको सही नहीं दिख रहे हैं। तो औरंगजेब बाहर गया, उसको फिर डेक्कन का वाइसरॉय बना। अच्छा, औरंगजेब बहादुर बहुत था, ठीक है, तगड़ा था, वॉरियर टाइप की इसकी प्रवृत्ति शुरू से ही रही, ठीक है, क्योंकि बाहर ये लड़ाई लड़ा, ठीक है। तो वहां पे इसके जो जैसे जब बीदर में रिवेलियन हुआ, ठीक है, बीदर में क्या हुआ, बीदर में जब प्रॉब्लम हुई तो इसने बीदर को जीत लिया लगभग। अब एंड टाइम पे शाहजहां ने डिस्कशन शुरू कर दी, तो बोला कि मैं पागल हूं जो यहां पे इतनी बड़ी मिलिट्री लेके आया हूं। तो मिलिट्री का इसको पूरा का पूरा सपोर्ट था, है ना। औरंगजेब वही लड़का था जो क्लास में गुंडा होता था कि मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बल पे, पावर से चीजों को जीतूंगा, ठीक है। यह हिसाब किताब था। अब दोस्तों भैया कहानी 1645 के बाद कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि शाहजहां पड़ गए बीमार। अब शाहजहां बेड पे पड़ गए, पिताजी बेड पे पड़ गए, गद्दी के लिए डिस्प्यूट हो गई। अब इसमें औरंगजेब को जीतना ही जीतना था भाई, औरंगजेब को जीतना ही जीतना था भैया। 2 भाई दारा शिकोह, बाकी जो ये शाह शुजा और ये थे मुराद बख्श, इनको बोला सुनो, दारा शिकोह को मारते हैं, हम दोनों मस्त जो है एम्पायर बांट लेंगे। आगे उसमें झांसे में बाद में दारा शिकोह को भी मारा और दोनों भाइयों को भी मार दिया, खत्म, खेल खत्म। औरंगजेब के पास पूरी सत्ता। दारा शिकोह की अगर बात करें तो भाई कहां वो इंटेलेक्चुअल इंसान, पढ़ने लिखने वाला, बेकार में युद्ध में आ रहा है। दारा शिकोह को भी लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब बैटल ऑफ समूगर लड़ी गई दोस्तों, तो दारा शिकोह को लाया गया घसीटते हुए, एक मरियल से हाथी पे बैठाया गया, भिखारी के कपड़े दिए गए उसको, ठीक है, और पूरे दिल्ली में पूरे उसमें नुमाइश कराई गई। जिसने भी उस समय दारा शिकोह का ये हश्र देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, कि ये था हमारा महाराजा, ये
वो इंसान था जो एक समय पर गलियों में घूम घूम के लोगों को पाठ पढ़ाता था, लोगों को नैतिकता के पाठ देता था, लेकिन आज इसकी ये हालत है। और उसके बाद सर काट दिया गया दारा शिकोह का, बच्चे को भी मार दिया गया। और दारा शिकोह का जो सर जब तस्तरी में औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उसने बोला इस बदजात को नहीं दिखाओ मुझे। शाहजहां के सामने जब अपने सबसे प्रिय बेटे का सर पेश किया गया तो शाहजहां भी बोला कि मतलब बहुत रोया, वो बहुत रोया। तब तक शाहजहां को भी जेल में बंद कर दिया था, ठीक है, औरंगजेब ने कि बेटा तुम निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि वो जहां पे बंद किया था तो वहां पे एक होल था, ठीक है, और उस होल से वो ताजमहल, उसको जानबूझ के इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो जानबूझ के वो ताजमहल देखते रहो, तुमने ताजमहल तो ताजमहल देखते रहो तुम, ठीक है। ये हिसाब किताब था। फिर उसके बाद औरंगजेब आता है। अब औरंगजेब, देखिए औरंगजेब भले ही आ गया, अब ये फर्क था। औरंगजेब के बारे में ये बोला जाता है कि मिलिट्री का पसंदीदा, उलेमाओं से उसने धर्म गुरुओं से इतने ज्यादा फेवर ले लिए थे कि कट्टरता उसकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, औरंगजेब भयानक कट्टर था। अब अगर हम अरे यार ये चला गया, ठीक है, एक मैंने और लगाया था बट चलो कोई बात नहीं। औरंगजेब के समय में बहुत रिबेलियंस हुए, आपको पता है। औरंगजेब के समय में सबसे पहले जो मुगलों और जो सिखों के रिश्ते थे वो अब सबसे निचले स्तर पे 1671 में गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था। जब गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। और जब करते करते, मतलब सिखों की तो क्या हिस्ट्री है यार, क्या इतिहास है, समझ रहे हो, मतलब जबरदस्त इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह ने तो ईंट से ईंट बजा दी थी, इधर गुरु गोविंद सिंह, इधर महाराज शिवाजी। अब सुनो, अब औरंगजेब ने ये बहुत ज्यादा कट्टरता दिखाई। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर पश्तूनों का रिबेलियन हो गया। इधर पश्तून जो है औरंगजेब से खफा हो गए, इतनी ज्यादा कट्टरता। इधर जाट रिबेलियन हुआ, हम देखते हैं जाटों का रिबेलियन हो गया। भाई वहां पे नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब जो है ना मंदिरों को तोड़ देता था। औरंगजेब मंदिरों को भाई 1669 में उसने काशी विश्वनाथ, जो सबसे बड़ी ब्लंडर, ऐतिहासिक ब्लंडर की जाती है, बताई जाती है, उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को ही तोड़ दिया था, पूरा तोड़वा दिया था। और वही अभी बाबरी मस्जिद का विवाद तो वहीं से आया ना कि मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको बता दूं कि औरंगजेब मंदिरों को ग्रांट्स भी देता था, मंदिरों से भर भर के चढ़ावा भी जाता था। उसका रीजन पता है क्या है, वो भी एक राजा था, उसको लगता था कि ये मेरी मदद कर रहा है, ले लो भैया जितना पैसा लेना है ले लो। उसको लगता था ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसको खत्म कर दो। ओपोनेंट्स को, ये दोनों अकबर और औरंगजेब में सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही ओपोनेंट्स को खत्म कर देते थे कि कोई मेरे सामने टिक ना पाए। ये हिसाब किताब था। जाटों का जब रिवेलियन हुआ तो वहां पे केशव देव टेम्पल को पूरा इरेज कर दिया। ये सब बहुत खतरनाक, बहुत ही भयानक लेवल पे हुआ। उसके बाद वही कह रहे कि एग्जीक्यूट, ये तो करने में नंबर 1, कोई भी आए खत्म कर दो। और आपको बता दो कि जो हिंदू थे वो बहुत ज्यादा इसके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे। ये एक अकबर और औरंगजेब में हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंस तो बहुत बड़ा था ही। स्कॉलर था अकबर, औरंगजेब स्कॉलर बिल्कुल, उसने कुछ नहीं बनवाया। आर्ट एंड कल्चर तो भूल जाइए, कहते सब बकवास है, मोती मस्जिद एक छोटी सी बनाएगी तो सब बकवास है, मुझे ये सब नहीं, मुझे खाली। और अकबर भाई ग्रैंडियोस, लेकिन आपको बता दो कि औरंगजेब जो है वो जमीन पे सोता था, उसको जिंदा पीर बोला जाता ना, आलमगीर जिंदा पीर। उसको इन सबसे लेने ही देना नहीं था, बस मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट था कि एक्सपैंड करते जाओ। अकबर पूरी तरीके से साउथ को नहीं जीत पाया था, लेकिन औरंगजेब साउथ तक एक्सपैंड कर गया था, ठीक है। लेकिन एक इंसान, एक राजा इस औरंगजेब के सामने खड़ा हो गया। औरंगजेब ने बहुत झेला है। आपको बता दो कि औरंगजेब की जो लाइफ है ना, वो एक हारी हुई लाइफ है। उसने दिल्ली के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने जीते जी वो दिल्ली में कभी रूल ही नहीं कर पाया, वो साउथ में ही फंसा रह गया, क्योंकि उनके सामने एक इंसान खड़ा था जिनका नाम था महाराज शिवाजी। महाराज शिवाजी ने इतना मारा है औरंगजेब को, इतनी बुरी तरीके से। औरंगजेब इधर जाता सूरत पे रेड, औरंगजेब फिर वापस आता फिर सूरत पे रेड। मतलब समझिए कि महाराज शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ के रख दी थी। इधर है आदिल शाही डायनेस्टी, इधर है मुगल्स, दोनों मिल गए। पहले आदिल को पीटा, फिर मुगलों को पीटा, फिर दोनों मिल गए, तब भी महाराज शिवाजी को नहीं हरा पाए। अहोम रिवेलियन, भाई बैटल ऑफ सराय घाट, बैटल ऑफ सराय घाट का नाम सुना है? आज का जो आसाम है, पूरे 600 साल तक इनका रूल चला था, 13th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, ठीक है। आज का पूरा आसाम इनके कब्जे में था। अहोम रिवेलियन होता है, औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। समझिए कि मुगलों की सेना बहुत बड़ी, किसी दिन में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। मुगलों की सेना बहुत बड़ी निकल गई है कि ऐसी की तैसी कर देंगे, पूरा पहाड़ों को जीत लेंगे। बोला आओ बेटा, पहाड़ पे ही तुमको ना दफना दिए तो हमारा नाम। उसके बाद ये लोग गए गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स,
और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इतना मारा है कि औरंगजेब की आर्मी को इतनी बड़ी हाल झेलनी पड़ी कि दोबारा नॉर्थ ईस्ट में इसने बोला वहां जाना ही नहीं भैया, हमको वहां नहीं जाना, हम नहीं जा सकते वहां पे। वो गजब की एक हीरोइक हिस्ट्री है, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब। तो एक तो महाराज शिवाजी, फिर अहोम रिबेलियन, बहुत सारे रिबेलियंस हुए औरंगजेब के समय। सिखों का, अच्छा मराठा भाई, मुगल्स मराठा वॉर तो जग जाहिर है, इसमें मराठाओं का अपर हैंड था। 1680 में जब महाराज शिवाजी स्वर्ग से धारे तो हम ये देखते हैं कि तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बट अगेन जब बाजीराव आए तब तो मुगलों को खत्म ही कर दिया ना भाई, मुगलों को तो बाजीराव ने खत्म ही कर दिया था एक तरीके से, है ना। तो ये हिसाब किताब, बट फिर भी यहां पे जो औरंगजेब था वो बहुत ही एक मिलिट्री वॉरियर था, एक स्ट्रैटेजिस्ट था, और उसका भी तगड़ा वर्चस्व था, है ना, और वो साउथ तक एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ था। बट अगर हम टेंपल्स और मॉस्क की बात करें तो जहां उसके रिलेशंस अच्छे थे वहां खूब चढ़ावा भेजता था, लेकिन जहां रिलेशन अच्छे नहीं थे वहां पे टेंपल ही तोड़वा देता था। और ये हो, हाँ अच्छा, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, जजिया को रीइंपोज किया। अगर तुम नॉन मुस्लिम हो तो तुमको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तुम मुस्लिम हो, एक तरीके से ये इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, है ना। लेकिन इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है हिस्टोरियंस की, इसने धर्म गुरुओं का इतना एहसान ले लिया था कि इसको करना पड़ा। बट ऐसा दोस्तों अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ना मैंने क्या बताया कि भाई देखिए, दारा शिको हर चीज को लेकर चलता, पढ़ लिख बहुत गया था, ये अनपढ़ था, गंवार था, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए नॉलेज नहीं थी तो जो कहते थे बस वही करता था। तो भाई जो भी नॉन मुस्लिम्स थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे, और काफी कन्वर्जेंस के उस समय भी केसेस कि भाई वही है ना, मुस्लिम हो जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं। और खैर बोहरा मुस्लिम्स के भी ऊपर इसने बहुत अत्याचार किए हैं, जो बोहरा मुस्लिम्स थे उनके ऊपर भी इसने बहुत दिक्कतें पैदा की हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत यही थी कि अगर आप राजा का सपोर्ट करोगे तो राजा आपके साथ है ना, ये हिसाब किताब। और उसके बाद फिर इसने एक्सपैंड किया मुगल एम्पायर को। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो अगर रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें अकबर को नंबर ज्यादा मिलते हैं, काफी नंबर मिलते हैं, और औरंगजेब को नंबर 0 मिलते हैं, और इसमें अकबर जो है बाजी मार लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगेन अकबर को नंबर ज्यादा मिलते हैं, बट औरंगजेब जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक था, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, ठीक है, अच्छा था। मिलिट्री की बात करें तो उसमें औरंगजेब को नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, उसमें औरंगजेब को नंबर ज्यादा मिलते हैं, इतने नंबर जो है वो आपको अकबर को नहीं मिलते। डिप्लोमेसी की बात करें तो डेफिनेटली अकबर जो है वो 100 और औरंगजेब भी ठीक ठाक, इनकी भी डिप्लोमेसी सही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये भी ऐसा नहीं कि बस मारते मारते रहे, ये भी जो वो थे मतलब जो एक तो जो अगल बगल के देश थे या एम्पायर्स थे, और जो अंदर भी जो एम्पायर्स थे उनसे भी दोस्ती जो है वो बना के रखते थे। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें अगेन अकबर, पैसा बहुत ज्यादा था अकबर के पास, ठीक है, और इनकी टैक्सेशन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो ये हिसाब किताब। शादियों की बात करें तो अकबर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसकी 300 से ज्यादा बीवियां थे, वैसे ऑफिशियल 35 बीवियां जो हैं वो अकबर की मानी जाती है, औरंगजेब की इतनी नहीं थी। तो शादियों में भी जो है वो अकबर जो है वो हम ये देखते हैं कि जीतते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे डेफिनेटली अगर हम एबल रूलर की बात करें तो अकबर वॉज फार मोर एबल देन औरंगजेब, ठीक है, लेकिन यही दोनों की बात की जाती है। एक्सपेंशनिस्ट की बात करें तो औरंगजेब को इसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब का दिमाग एकदम मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट की तरह चलता था कि वो हर चीज उसी के। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, स्टडी की बात करें तो अगेन अकबर जो है वो बहुत ऊपर। अब ये सब तो वैसे मैंने बता ही दिया है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, सारी पीपीटी में जो भी लिखा हुआ है वो बता ही दिया है। अच्छा, ये तीसरा बेटा था, थर्ड सन, सबसे छोटा बेटा नहीं था, और इसमें कुछ है और तो कुछ नहीं है। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको और क्या जानना है और किस चीज पे मैं कंपेयर करूं। कल मैंने सोचा है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में कंपेयर करूंगा, तो बताइएगा, ठीक है, बताइएगा जरूर, और जो भी आप बताएंगे सराखों पे उसको हम लोग ऑनर करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, अच्छा, रिलेशनशिप नोबल्स, भाई बहुत ये लॉयलिटी जो है, चलो यहां पे भी हम देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात बताई थी कि भाई सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी। एक और चीज आपको बता दूं, टैक्सेशन में ना अकबर ने डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर कर दिया था कि अकबर के सब कुछ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में करप्शन ज्यादा था, है ना, और यही औरंगजेब ने भी किया। लेकिन औरंगजेब ने कुछ खास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर अकबर को ज्यादा मिलता है। रिलीजियस में मैंने बताया, मिलिट्री कैंपेन्स में वही बता रहे हैं कि इसमें औरंगजेब को नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नोबेल्स में अगेन भैया ही तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी यहां पे अकबर ने बना दी थी, ये चीज है। ओके, ये लेक्चर था, बताओ कमेंट बॉक्स में
अगला कौन किन चीजों को या किन शख्सियतों को मैं कंपेयर करूं, या देशों को भी अगर कंपेयर करना चाहते हैं वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।